नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और भारत के लिए यह दिन ऐतिहासिक है क्योंकि भारत की सेना ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक्स करे हैं, यानी पीओके में घुसकर पाकिस्तान को 21 मिनट में यह बताया है कि हिंदुस्तान के 125 करोड़ लोगों का दमखम कैसा है। मेरे साथ जनता जनार्दन है। आज आपसे एक ही सवाल पूछूंगा मैं, हाउ द जोश, हाउ द जोश। ये है मूड देश का। नरेंद्र मोदी की सरकार ने वो कर दिखाया है जो देश उनसे उम्मीद कर रहा था, और इंडियन एयरफोर्स को सलाम है क्योंकि आज पाकिस्तान में बैठे पालतू आतंकियों को यह पता चला है कि आखिरकार जब पंगा लिया जाता है तो जवाब और बदला कैसे लिया जाता है। ये 21 मिनट का बदला शायद पाकिस्तान की 21 पुश्तें ध्यान में रखेंगी, क्योंकि सन 1971 के बाद इंडिया ने पहली बार एयर स्ट्राइक्स करी है और पाकिस्तान के अंदर घुस के करी है, यानी पीओके के अंदर घुस के करी है। इसलिए महत्वपूर्ण है आज इंडिया गेट से आर पार की टक्कर। सबका हिसाब होगा, हिसाब पूरा होगा। भारत माता की। भारत में शहीदों के मातम की 13वीं से पहले ही पाकिस्तान में आतंकियों का जनाजा निकल चुका है कि जाबाज वायुसेना ने पाकिस्तान में घुसकर मात्र 21 मिनट में सूद समेत आतंकी मसूद से बदला ले लिया। तड़के 3:30 बजे भारतीय विमानों की गड़गड़ाहट से पीओके में आतंकी ठिकाने थर्रा उठे। 12 मिराज विमानों की टीम ने इस घातक हमले को अंजाम दिया, जिसमें जैश ए मोहम्मद का सबसे बड़ा आतंकी कैंप पूरी तरह तबाह हो गया। आतंकी ठिकानों पर 1000 किलो के बम गिराए गए, जिसमें 350 पाकिस्तानी आतंकियों का काम तमाम हो गया। हमले की खास बात यह रही कि सिर्फ आतंकियों को ठिकाने लगाया गया, न तो आम नागरिक और न ही पाकिस्तानी सेना को किसी तरह का नुकसान पहुंचा। लेकिन पाकिस्तान के लिए संदेश साफ था, अपने देश में आतंकियों पर कार्रवाई करो वरना ये काम भारत खुद करे। India has been repeatedly urging Pakistan to take action against the Jaish-e-Mohammed to prevent jihadis from being trained and armed inside Pakistan. Pakistan has taken no concrete action. In an intelligence-led operation in the early hours of today, India struck the biggest training camp of the Jaish-e-Mohammed in Balakot. खबर सामने आते ही पुलवामा का बदला मांग रहे भारत में जश्न शुरू हो गया। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरा वचन है भारत मां को, तेरा शीश झुकने नहीं दूंगा। देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि देश सुरक्षित हाथों में है। हमले की मार कितनी जोरदार पड़ी है इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाइए। ये उस आपात बैठक की तस्वीरें हैं जिसे इमरान खान ने भारत की कार्रवाई के बाद बुलाया था। जरा देखिए पाकिस्तानी हुक्मरानों के ये उजड़े हुए चेहरे, ये मासूमियत जो साफ बता रही है कि चोट गहरी पड़ी है। तो आज आतंकवाद के खिलाफ भारत के जबरदस्त बदले पर जनता के बीच होगा आर पार। भारत का हाई जोश, पाकिस्तान के उड़े होश। और अब विश्लेषण 21 मिनट में 56 इंच वाले बदले का विश्लेषण। सिर्फ 12 दिनों में लिया गया पुलवामा का माकूल बदला। पॉइंट नंबर 2, आतंकियों के साथ इमरान सरकार को भी मिला बड़ा और कड़ा संदेश कि आतंक की फैक्ट्री पाकिस्तान नहीं लगा सकता। पॉइंट नंबर 3, निशाना सिर्फ आतंकी थे, नागरिकों को कोई नुकसान नहीं हुआ।
यानी एक भी पाकिस्तानी नागरिक को कोई नुकसान नहीं किया गया, लेकिन आतंकियों के ठिकाने को निस्तेनाबूद कर दिया गया। सूत्र कहते हैं ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई थी और 300 से ज्यादा आतंकी ढेर हुए हैं। एक जानकारी ये भी कह रही है कि आंकड़ा 400 के भी पार हो सकता है। उसके बाद पाकिस्तान ने खुद माना कि भारत ने हमला किया और पाकिस्तान की संसद के अंदर आज नारे लगे, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, इमरान खान मुर्दाबाद, शेम शेम, ये नारे लगे। यानी भारत की इस एयर स्ट्राइक का खासा इंपैक्ट पाकिस्तान पे हुआ है और पहला रिएक्शन भारत ने नहीं दिया, पाकिस्तान की तरफ से आया गया कि कई विमान दिखे थे, उन्होंने कुछ फेंका लेकिन वो फटा नहीं। ये पहली जानकारी पाकिस्तानी आर्मी ने दी। भारत ने कुछ नहीं कहा। भारत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जो कि संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें कहा गया कि हमने उन आतंकी ठिकानों को निस्तेनाबूद कर दिया जो भारत के खिलाफ काम करना चाहते थे। यानी भारत ने सेल्फ डिफेंस में सन 1971 के बाद पहली बार, ये ध्यान रखिए, सन 1971 के बाद पहली बार एयर स्ट्राइक्स करे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी जो एयर स्ट्राइक्स हुए थे वो भारत के अंदर थे, यानी वो कारगिल की चोटियों पे थे। वो एयर स्ट्राइक्स पाकिस्तान के अंदर जाकर नहीं थे, यानी पीओके के अंदर जाकर नहीं थे, इसलिए महत्वपूर्ण है। और खबर यह भी है कि जब भारतीय विमान उड़े तो उन्होंने जो स्ट्राइक्स करे उसमें से कुछ स्ट्राइक्स पाकिस्तान के अंदर भी हुए हैं, वो महत्वपूर्ण है। मेरे साथ बात करने के लिए आज बहुत बड़ा पैनल है। मेरे साथ बीजेपी से डॉक्टर संबित पात्रा है, उनका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी से मेरे साथ रागिनी नायक है, उनका स्वागत है। कर्नल दानवीर है, जाने माने रक्षा विशेषज्ञ, उनका स्वागत है। मेजर जनरल रिटायर्ड जेके बंसल साहब है, उनका स्वागत है। मेरे साथ कमोडोर अनिल जय सिंह है, उनका स्वागत है। और मेरे साथ जनता जनार्दन है, उनका भी स्वागत है। तो हाउ द जोश। और मैं आपसे शुरू करता हूं, आप ही से शुरू करता हूं। सर, आप लोग बहुत कुछ कहना चाहते हैं, मुझे पता है आप लोग बहुत कुछ कहना चाहते हैं। एक सेकंड, क्या कहना चाहते हैं आप? ठीक करो, खीर मांगोगे तो दूध मांगे हो तो खीर देंगे, पंगा लिया तो चीर देंगे। जी, ये है। और क्या कहना चाहते हैं बताइए। मैं यह कहना चाहता हूं, संदेश दे दीजिए, पाकिस्तान को संदेश दे दीजिए कि बहुत हुआ आतंकवाद, अब बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। अगर तुम पुनः अगर आतंकवाद करोगे तो पाकिस्तान को भारत में मिला लेंगे। पाकिस्तान को भारत में मिला लेंगे। कमोडोर साहब, एक भावना है, एक है जो हमने एक टैक्टिकल स्ट्राइक करी जिसके अंदर कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज देने की यह कोशिश थी कि वी विल नॉट टॉलरेट टेररिज्म एनी मोर। क्या कहना चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया हमने और देना चाहिए था, क्योंकि अभी तक ये परसेप्शन हो गया था दुनिया में कि इंडिया सॉफ्ट स्टेट है, कई बार इनको धमकी देंगे, थोड़ा कुछ कहेंगे कुछ दिन के लिए और फिर शांति हो जाएगी। और इस हिम्मत से अभी तक हमारे विरुद्ध पाकिस्तान ने आतंकवाद फैलाने की जुर्रत की है इतने सालों से कि भारत कभी रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, बस कहेगा काफी कुछ पर करेगा नहीं। मेरे ख्याल से इससे बहुत जो स्ट्राइक हुआ वो तो हुआ है, पर जो मैसेज गया है, सारी दुनिया को मैसेज गया है कि वो भारत बदल गया है, ये नया भारत है। इस भारत में ऐसी बातें हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम पावरफुल देश है। और आपने क्योंकि आप कमांडर फॉर्मर हैं, तो मैं इसी से आपसे सवाल पूछ रहा हूं, जो हमने स्ट्राइक्स करे हैं इसके मायने क्या है? क्योंकि कई तरह के व्यूज है। देखिए, भारत की सरकार लिमिटेड मैनर में जितना देश के लिए बेहतर है उतनी जानकारी मुहैया करा रही है, उसके अलावा भारत की सरकार ने कुछ नहीं बोला है। हम ये नहीं बोल रहे कि हमने कितने मारे हैं, खबर ये है 400 मारे हैं, खबर ये है 300 मारे हैं। एक खबर है जो पाकिस्तान से आ रही है कि 500 से ऊपर की संख्या चली गई है। तो ये बड़ी बात है, क्योंकि जैश का सबसे बड़ा जो कैंप था उसको तबाह कर दिया गया है, जहां पे मसूद अजहर का ब्रदर इन लॉ भी था। यही अभी वो चला गया है, ये सब में कंफ्यूजन है। क्विकली, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमने जाके उनको वहां डिस्ट्रॉय किया है जहां हमको करना चाहिए था। कोई सिविलियन कैजुअल्टी नहीं हुई, कोई मिलिट्री टारगेट नहीं हमने अटैक किया है, और हमने जाके वहीं पे किया है जो हमको अटैक करना था। और ऐसा अटैक किया है कि न सिर्फ पाकिस्तान की सरकार इसके बारे में सोचेगी, पर जो आतंकवाद ग्रुप्स हैं उनको भी थोड़ा, वो भी ढल जाएंगे थोड़ा कि ये उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा रिएक्शन होगा। जी, संबित पात्रा भी है मेरे साथ, मेजर जनरल भी है। मैं पहले आर्मी के लोगों को लूंगा, फिर मैं सरकार और विपक्ष के पास भी आऊंगा। आज सरकार और विपक्ष दोनों हाथ में हाथ डाल के खड़े हैं, क्योंकि जरूरी भी है मुल्क के लिए। मेजर जनरल साहब, इंपॉर्टेंट इस समय यह है जो घटनाक्रम हमने देखा था, 40 पुलवामा में जवानों को शहीद कर दिया गया था, उन निहत्थे जवानों को मारा गया था जो अपनी ड्यूटी निभाने जा रहे थे। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार 13वीं नहीं हुई है उनकी अभी तक,
और 12वें दिन हमारे जाबाज जाकर बॉर्डर के पार जाते हैं और 40 के बदले 400 मार के आते हैं। क्या ये नीति सही है? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान भी रुकेगा नहीं। ये जो नीति बिल्कुल सही होना चाहिए था, ये ठीक हुआ है बिल्कुल। और इसके अलावा और कोई तरीका ही नहीं था जो जाके वहां पे मारा। और मुझे इसमें एक डायलॉग याद आता है राजकुमार की एक पिक्चर कि जानी हम आपको मारेंगे, समय हमारा होगा, बंदूक हमारी होगी, गोली हमारी होगी, जमीन तुम्हारी होगी। जी जमीन पे जाके हमने जी जी और वहीं पे जो आके उनको खत्म किया, उनको नस्ते नामूद किया। ये बहुत ही अच्छी बात है और इसमें किसी सिविलियन की कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। और जी जी इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी कहने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि हमने सुरक्षा में इसको किया है, सुरक्षा के लिए हमने, और अपनी रक्षा के लिए हर एक आदमी कह सकता है। तो अब पाकिस्तान के पास में कुछ भी कहने के लिए नहीं है। और जो आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की कोई हिम्मत नहीं है, उनके अंदर कोई, उनके पास कोई चीज नहीं है कि हमारे ऊपर अटैक कर सकें। वो सिर्फ एक ही चीज कर सकते हैं, वो प्रत्यक्ष मुकाबला नहीं कर सकते, ना हमारी थल सेना के साथ, ना हमारी वायुसेना के साथ, ना हमारी जल सेना के साथ। क्योंकि हमारी जो वायुसेना है वो सतर्क है, हमारे रेडार हैं, हमारे पास एंटी एयर डिफेंस है। जो कुछ कर सकते हैं तो वो सिर्फ एक कर सकते हैं, दोबारा कहीं से जो सोए हुए टेररिस्ट हैं वो भी बॉर्डर से न आके जो नेपाल के थ्रू या किसी बांग्लादेश के थ्रू, मतलब आतंक सप्लाई कर सकते हैं। कर्नल दानवीर, फिर मैं संबित पात्रा और रागिनी नायक आपकी बात आता हूं। कर्नल दानवीर, देखिए पाकिस्तान हमेशा की पाकिस्तान की नीति रही है ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, यानी आप सीधी लड़ाई में कभी मुकाबला नहीं कर पाए, आप आतंक की लड़ाई लड़िए। और 71 के बाद नीति 25-30 साल से बिल्कुल स्पष्ट रही है। देखिए, इमरान खान ने पीछे बोला था कि 56 इंच वाले प्रधानमंत्री हैं हिंदुस्तान में, तो मेरे ख्याल से उनको 65 इंच वाला जवाब मिल चुका है और बहुत ही करारा जवाब दिया गया है। जिस प्रकार से उन्होंने बर्बरता से और जो ट्रैवल कर रहे थे फौजी, उनको जिस प्रकार से टारगेट किया, उसका बहुत ही बेहतरीन और सटीक जवाब दिया है। हमारे जो 12 एयरफोर्स के जाबाज थे, ये अपने सिर के ऊपर एक कफन बांध के जाने वाली बात है, वो गए और उन्होंने जाके उनके जो बहुत ही मेजर ट्रेनिंग कैंप है उसको तबाह कर दिया। और ये मेरे ख्याल से देश के लिए बड़े गर्व की बात है। गर्व की बात लेकिन आपको मैं सावधान करूं कि ये समय छाती ठोक के जश्न मनाने का नहीं है, अभी समय है सतर्क रहने का, क्योंकि आगे वाला जो समय है वो और आपका इंतकाम ले सकता है। मैं बिल्कुल, संबित पात्रा और रागिनी नायक, आप दोनों से मेरा सवाल होगा। संबित पात्रा, देश जो उम्मीद कर रहा था, प्रधानमंत्री मोदी ने वही फैसला किया और इंडियन एयरफोर्स ने वाकई काबिले तारीफ काम किया है। देखिए, मैं इतना कहना चाहूंगा अमीश जी कि जहां तक ये जो स्ट्राइक्स हुए हैं, इसको एक प्यूनिटिव एक्शन के रूप में नहीं देखना है, एक प्रिएम्प्टिव मेजर के रूप में देखना है। ये भारत कभी बदले की भाव से काम नहीं करता है। भारत के इंटेलिजेंस के पास ये खबर थी कि बालकोट में, जो कि खैबर पख्तूनवा में है, और ये जो टेरर हब था जिसको डिस्ट्रॉय किया गया, उसमें कमांडर्स, आतंकी कमांडर्स और जैश के फिदाइन को तैयार किया जा रहा था भारत में अटैक करने के लिए। इसलिए एक राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ वायुसेना ने हमला किया और उसे नेस्तनाबूद कर दिया। मैं पहले सलाम करता हूं हिंदुस्तान के वायुसेना का, हिंदुस्तान की आर्मी का, और धन्यवाद करता हूं ये जो पॉलिटिकल विल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया है, यह एक पैराडिम शिफ्ट लेके आया है आज हिंदुस्तान के पाकिस्तान नीति को लेकर। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है और एक प्रथम ऐतिहासिक कदम है कि एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करते हुए, इंटरनेशनल बॉर्डर को पार करते हुए वायुसेना 71 के बाद गई और आतंक को मिटा के आई है। जी, खैबर पख्तूनवा, इसी की मैं बात कर रहा था कि हमने एक बहुत बड़ा एक्शन किया है। रागिनी नायक। अमीश जी, सबसे पहले तो मैं इस देश के रणबांकुरों को, इस देश के भारत माता के जांबाज सपूतों को नमन करती हूं और उनके सम्मान में ये पंक्तियां कहना चाहती हूं कि बुझी राख हमें मत समझना, हम अंगारों के गोले हैं, देश की आन बचाने वाले हम बारूदी शोले हैं, हमको डर नहीं लगता है विध्वंसक हथियारों से, हमने लड़ना सीख लिया है पाकिस्तान जैसे मक्कारों से। भारत माता की पहला वार हम नहीं करते, पहले हम समझाते हैं, फिर भी कोई आंख दिखाए हम महाकाल बन जाते हैं, हम महाकाल बन जाते हैं। मैं समझती हूं भारतीय सेना ने
1947 से लेकर आज तक जो मानक स्थापित किए थे और जो एक बड़ी परंपरा बनाई थी पाकिस्तान के दांत खट्टे करने की, चाहे वो 47 का युद्ध हो, 65 का हो, 71 का हो या कारगिल का युद्ध क्यों ना हो, उसको आगे बढ़ाने का काम जो वायुसेना ने किया है वो बहुत ही वीरता से भरा हुआ काम है, बहुत बड़े मनोबल को दर्शाता है। और जब आप कहते हैं कि 71 के बाद पहली बार एलओसी क्रॉस करने का काम किया है, तो मैं याद दिलाना चाहूंगी कि 71 में किस तरीके से 91,000 सेनानियों के घुटने टिकवाए थे भारत की सेना ने। तो मैं समझती हूँ आज उस जज्बे को सलाम करने का दिन है, सियासत करने का दिन कतई नहीं है। और मैं समझती हूँ कि बहुत हमें इस बात के प्रति गौरवान्वित महसूस करना चाहिए कि भारत की सेना इतना मादा रखती है कि वो जो ठान ले वो करके दिखाए। और एक बात मैं जरूर जोड़ना चाहूंगी, ये भी हमें ध्यान रहे कि हमने पाकिस्तान की आवाम को खरोंच नहीं आने दी। मोदी जी ने कहा था कि हम वायुसेना को खुली छूट देते हैं, भारत की सेना जो करना चाहे, जब करना चाहे, जिस वक्त करना चाहे कर सकती है। और उसने ये करके दिखाया कि हम वार भी करेंगे तो इंसानियत के साथ। ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान का फर्क है, ये भारत की भूमि और पाकिस्तान के नापाक भूमि का फर्क है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने बोली कि इंसानियत को हमने ऊपर रखा, उस जज्बे को ऊपर रखा जो बड़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन क्योंकि ये दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी 13वीं नहीं हुई थी इन रणबांकुरों की और हमने उनका बदला लिया है। देखिए, मैं उस पार्टी का प्रवक्ता हूं जो पार्टी अभी सत्ता में है। मेरे एक एक शब्द महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि पूरा विश्व देख रहा होगा। बदला शब्द अगर मैं प्रयोग करता हूं तो कहीं ना कहीं एक प्यूनिटिव एक्शन और भारत ने आक्रमण किया इस प्रकार का भाव जाता है। भारत कभी बदला नहीं लेता, कभी आक्रमण नहीं करता। ये प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक अर्थात आतंकी जो हमला करने वाले थे उन आतंकियों को मिटाया गया है। दूसरी बड़ी अचीवमेंट आप देखिए मोदी जी की, जो डिप्लोमैटिक कैपिटल था, आज पूरा विश्व भारत के साथ, भारत के प्रधानमंत्री भारत की सेना के साथ खड़ा है। आज पाकिस्तान अलग थलग पड़ चुका है। आज पाकिस्तान के ही पार्लियामेंट के अंदर इमरान खान मुर्दाबाद के नारे लगे हैं। और एक बात मैं यहां बता दूं, यहां बड़े अफसर भी खड़े हैं। खैबर पख्तूनख्वा जो कि इमरान खान का गृह क्षेत्र है, ये बालाकोट उसके गृह क्षेत्र में था। उसके इमरान खान के घर के अंदर घुस के जिस प्रकार का सेना ने कार्यवाही किया है, वायुसेना ने किया है, अपने आप ये इमरान खान को डॉक में डालता है। नहीं, आज प्रधानमंत्री ने एक कविता बोली जो उन्होंने 2014 में भी बोली थी कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। क्या आपको लगता है कि ये पॉलिटिकल विल भी बड़ी थी इस कार्रवाई को करने के लिए? क्योंकि मौके तो कई आए इतिहास के अंदर, लेकिन 71 के बाद हमने पहली बार एक एयर स्ट्राइक करा है और बहुत बड़ा एयर स्ट्राइक करा है। देखिए, पॉलिटिकल विल के बगैर कुछ नहीं हो सकता। सेना शुरू से सक्षम रही। जब 26/11 हुआ तो हिंदुस्तान की एयरफोर्स की फॉरवर्ड बेसिंग हुई थी और एयरफोर्स तैयार थी। लेकिन उस समय की जो जियोपॉलिटिक्स थी और जिस प्रकार से अमेरिका अफगानिस्तान में फंसा हुआ था, हमारे ऊपर इतना दबाव बना कि हम पाकिस्तान से उस समय बदला नहीं ले पाए। लेकिन मैं आपको एक और चीज बताऊंगा जो कि हम मिस कर रहे हैं। जो अल्फा 1 कैंप जिसको हमने स्ट्राइक किया है, इसी के अंदर अलकायदा के भी टेररिस्ट ट्रेन होते थे, तालिबान के भी होते थे। और सिर्फ जैश नहीं था, ये बड़ी बात बोल रहे हैं आप, सिर्फ जैश नहीं था, आप कह रहे हैं अलकायदा भी था इसके अंदर। बिल्कुल। और जो लश्कर ए तौयबा के जो फिदाइन जो आतंकवादी आए थे, उनको भी 14 दिन की ट्रेनिंग इसी कैंप में मिली थी। इसकी अहमियत बहुत बड़ी है और इसकी चोट जो है पाकिस्तानी डीप स्टेट के ऊपर बहुत गहरी पड़ी है। और ये समय है कि हम लोगों को बहुत मुस्तैद से खड़े रहना पड़ेगा इस समय और किसी भी चीज का मुकाबला करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। जी रागिनी कुछ कहना चाह रही हैं? अमीश 26/11 की बात। जी हाँ अमीश जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इस वक्त ये कहना कि उस साल ये नहीं हुआ, इस साल क्यों हुआ, इससे पहले कभी एक ही आतंकी हमले में 40 जवान नहीं मरे तो उसके अनुपात में कार्रवाई होनी चाहिए थी, पूरा देश मांग कर रहा था। 26/11 तो सिविलियंस में हमला था, सिविलियंस में हमला था। बोलने तो दीजिए। 26/11 नहीं, मैं आपके ऊपर पॉलिटिकल कमेंट नहीं, मैं सर आपके ऊपर टिप्पणी नहीं कर रही, जनता की जानकारी के लिए कहना चाहती हूँ कि 26/11 के बाद 5 सर्जिकल स्ट्राइक हुई। 2011 में 1, 2013 में 3 और 2014 में 1। हाँ, उस पर सियासत नहीं हुई, वोट मांगने का काम नहीं हुआ, ये मैं कहना चाहती हूँ। डेविड हेडली को 35 साल की सजा दिलाई, कसब को फांसी दिलाई और यही नहीं, अपनी डिप्लोमेसी की पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक। मैं एक और आखिरी बात कह दूं, डिप्लोमेसी की उत्कृष्टता को दिखाते हुए अमेरिका पर दबाव बनाकर कांग्रेस की सरकार ने हाफिज सईद के ऊपर $10 मिलियन का इनाम रखवाया था। तो मतलब आप कह रही है कि अब सर्जिकल स्ट्राइक पे इन्होंने सियासत करी थी,
आपने सियासत नहीं करी थी। मैं कह रही हूँ कि हमने ना सियासत हमने ना सियासत की, ना हमने वोट मांगे। आज अमित शाह जी ने जरूर किया ये, और ये दुनिया ने देखा है। ठीक है। देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि वाकई आज सियासत तो नहीं होनी चाहिए, मगर दूसरी बात, ये जो कार्यवाही आज हुई है, ये एक पैराडाइम शिफ्ट है। इसको छोटा करके देखने की भी कोशिश नहीं होनी चाहिए कि ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज पहले भी भारत किया था। पहली बार एलओसी क्रॉस करके वायुसेना, देखिए इससे पहले आर्मी एक्ट करती थी, पहली बार वायुसेना को एक खुला हाथ दिया गया है कि वायुसेना जाके रिएक्ट करे, और वायुसेना ने रिएक्ट किया है। मैं इतना कहना चाहूंगा कि आज पुराना पाकिस्तान नए भारत को देख रहा है। पुराना पाकिस्तान आतंकी पाकिस्तान, वही तरीके, मगर इंडिया नया है, न्यू इंडिया है, तरीके इंडिया के नए। रागिनी कुछ कहना चाहती है, लेकिन इसी बीच में कुछ सवाल लेना चाहता हूँ। कुछ सवाल क्या? ठीक है, मैं आपकी बात को किसका सवाल है, बताइए। सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे हमारे जवान शहीद हुए, हर चीज की एक कॉस्ट होती है। जो कॉस्ट आज पाकिस्तान को चुकानी पड़ी है, वो हमेशा चुकानी पड़ेगी, और हमारी जितनी भी सरकारें हैं वो अलग थलग ना पड़े, एक साथ मिल के काम करो, दिखाओ एक है। आप यानी साहब, पूरा देश एकजुट रहना चाहिए। देखिए, ये मौका है देश का एकजुट होने का। एक बड़ी कार्रवाई करी है। कोई और कुछ कहना चाहता है? जी, क्या कहना चाहते हैं? आइए, क्या कहना चाहते हैं? सर, मैं कहता हूँ टुकड़े गैंग का जिन्हें साथ दिया है उसको मार देना चाहिए, और हमारे कसाब को जिन्हें बाल रखा था जिस देश में, उनको भी साथ नहीं देना चाहिए। जी, ये एक भावना मैं आपके पास आऊंगा, मैं आप लोगों के पास आऊंगा। ये एक भावना, कर्नल दानवीर कुछ कहना चाहते हैं, और कमांडर साहब कहना चाहते हैं। कमांडर साहब, एक ये भी भावना है कि हम आतंक के खिलाफ है, लेकिन जब कोई बड़ी कार्रवाई होती है हमारे यहाँ, तो सियासत अपने आप शुरू हो जाती है। हमने कई दौर में देखा है ऐसा। जी हाँ, ऐसा होना नहीं चाहिए, पर कई बार हमने देखा है कि ऐसा होता है। के दौर में हमने देखा। जी हाँ, हुआ था। पर देखिए, ये इसको दो पहलू से देखना चाहिए। पहली बात, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ, ये सियासत की बात नहीं है, देश की बात है। इसमें किसने किया, किसने नहीं किया, किस सर्कमस्टेंसेस में किया। जी, हर एक कोई नहीं चाहता कि देश की बदनामी हो, देश को हार्म हो। जी, पर सर्कमस्टेंसेस फर्क होते हैं। जी, कुछ और सवाल आप कुछ कहना चाहते हैं? सवाल, कुछ पॉइंट रखना चाहते हैं? बोलिए। खड़े हो जाइए। जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इंटरनेशनल अगर हम रिलेशंस को देखें तो इंडिया को इजराइल से अब सीख लेना चाहिए। देखिए, नेताओं की जिंदाबाद करने का दिन नहीं है। एक सेकंड, नेताओं की जिंदाबाद करने का दिन नहीं है, ये सेना की जिंदाबाद करने का दिन है। अपनी मैं आपके पास आऊंगा। देखिए, मैं सबको ये कहना चाहता हूं कि अब वक्त आ गया है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत की स्थिति बिल्कुल इजराइल जैसी होनी चाहिए। जैसे एक छोटी सी कंट्री है, उन्होंने सबको मैसेज दिया है कि अगर हम पे अटैक करोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो अब वक्त आ गया है कि भारत को इजराइल जैसा बनना है, और दुश्मन को ये मैसेज जाना चाहिए कि अब हम घुस के मारेंगे। संबित पात्रा, हम बार बार बात करते हैं इजराइल की, हम बार बार बात करते हैं कि इजराइल की नीति क्यों नहीं होती। क्या वक्त आ गया कि हम इजराइल की नीति अपनाएं? ने बिल्कुल सही कहा उन्होंने, और एक बहुत डिफरेंट आयाम में उन्होंने बात को रखा है। और आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि ये जो पॉलिटिकल विल दिखाया गया और जो साहस वायुसेना ने दिखाया है, कहीं ना कहीं इंडिया आज एट पार विथ इजराइल और यूएस खड़ा हुआ है। कि वो इसी को पैराडाइम शिफ्ट कहते हैं कि एलओसी को पार करके, आज से पहले एलओसी पार नहीं। मगर एक बात मैं यहां ऐड कर दूं, जो बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं, अगर आज हमारे पास राफेल विमान होता तो शायद एलओसी पार करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर से रह के भी 150 किलोमीटर तक मिसाइल दागने की क्षमता होती, और हम हिंदुस्तान में रहकर ही उन आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर सकते थे। आप कहते हैं राफेल अगर होता तो फिर हमें सीमा पार करने की जरूरत नहीं। देखिए, मैं ये बताना चाहूंगी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने मिराज के वो जहाज बनाए जिन्होंने जाकर ये मिशन कंप्लीट किया, और दुश्मन की धरती में घुसकर उस पर आक्रमण करना, उस पर प्रहार करना, मैं समझती हूँ एक बहुत साइकोलॉजिकल बूस्ट होता है, और सारे कर्नल यहाँ पर मानेंगे। और अगर एचएएल को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया होता, अनिल अंबानी जी की जेब में ना गए होते 30,000 करोड़, तो जरूर राफेल विमान होता और राफेल विमान आक्रमण करता। राफेल विमान होता और राफेल विमान आक्रमण करता। राफेल विमान नहीं है क्योंकि एचएएल के पास नहीं है। एचएएल को आपने कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया। एक सेकंड निवेदन है, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड आप पीछे होइए। देखिए, आपने अपनी बात को रखा। एक मिनट अमीश जी,
देखिए मैं सुनिए 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 देखिए मेरी बात सुनिए। आप लोगों को अपनी राय रखने का पूरा हक है, मुझे भी अपनी बात कहने का हक है। संबित पात्रा जी ने राफेल का मुद्दा उठाया तो ये जानना पड़ेगा कि एचएएल से कॉन्ट्रैक्ट छीनने वाले यही लोग हैं। अभी राफेल पर कॉन्ट्रैक्ट होता तो आज राफेल विमान हमें मिल गया होता, और ये सच्चाई है। देखिए मैं सबसे आप लोग पीछे होइए। देखिए ये तरीका, पीछे होइए। मैं डिबेट को रोक दूंगा, यहाँ पर मैं कार्यक्रम को रोक दूंगा। आप अपनी बात को रखिए, पीछे होइए। देखिए मैं आपसे अपील करता हूं और मैं आपकी बात से सहमत हूं। आप नाराज हुए जब इन्होंने राजनीति की, मगर मैं अपील करता हूं कि आराम से सुना जाए। और पीछे भारतीय जनता पार्टी ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं हैं। ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये हिंदुस्तानी है, ये हिंदुस्तानी है। पर बताया जाए अभी वो महिला चिल्ला चोट नहीं। ये कह रही है कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी के हैं, आप हिंदुस्तानी हैं, आप भारतीय हैं, और धिक्कार है कांग्रेस पार्टी इस प्रकार की राजनीति कर सकती है। आज भी ये इमरान खान के साथ खड़े नजर आ रहे हैं और हमारे साथ नहीं खड़े हैं। आज भी ये सियासत कर रही है। ये जनता को देखिए, नहीं अब एक सेकंड सवाल पूछना। क्या सवाल है? आप लोगों के पास आया हूँ। एक सेकंड। देखिए ये तरीका नहीं है। एक सेकंड। देखिए अगर आप देश के साथ खड़े हैं तो आप सब नेताओं की बात सुनिए, मेरा निवेदन है। और देखिए यहाँ पर मेरा निवेदन है कि आप लोगों के पास भी मैं उतना ही आ रहा हूँ, इसलिए मेरा निवेदन है। बताइए। मैं रागिनी जी के बारे में बोलना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत सस्ती राजनीति करने की कोशिश की है। यही मिराज विमान पिछले 30-40 साल से था, लेकिन इसका इस्तेमाल आज तक क्यों नहीं हुआ? और यही इंडियन एयरफोर्स थी 1947 से, लेकिन सिर्फ 71 में और आज हुआ। ये दर्शाता है कि पॉलिटिकल विल चाहिए इस टाइप के। सवाल ये है कि ये मिराज विमान है। एक सेकंड। देखिए बिल्कुल आपकी भावना की हम कदर करते हैं, लेकिन नहीं, हर बात पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आपकी भावना की हम कदर करते हैं। मैं आपके बात, मैं आपको लोगों को दे रहा हूं मौका, लेकिन आप देखिए यहाँ पर छोटे बच्चे भी हैं, इसलिए निवेदन है आप अपनी बात को इत्मीनान से रखिए और शांत रहे। एक सेकंड आ रहा हूं सर आपकी बात। रागिनी सवाल ये, एक मैडम नेतागिरी करनी है, आप यहाँ से निकलिए यहाँ से। मैडम रागिनी सवाल ये पूछा गया कि मिराज 71 में भी पॉलिटिकल विल थी, इंदिरा गांधी की पॉलिटिकल विल थी, हमने कार्रवाई करी। अब भी पॉलिटिकल विल है, इसलिए कार्रवाई करी है। मिराज विमान तो कब से है हमारे पास, सुखोई कब से है हमारे पास? अमीश जी देखिए, जिस सेना के कार्यकाल में बड़ी सैन्य कार्रवाई होती है, सुनिए जिस आप अगर मेरी बात देखिए, अगर आप चाहते हैं बॉस नारेबाजी मत करिए, नहीं तो चलिए यहाँ से, मैं पुलिस को बुला लूंगा, वरना आप संबित पात्रा जी से बुलवा लीजिए। देखिए, जिस सरकार के कार्यकाल में कोई बड़ी सैन्य कार्रवाई होती है, उस सरकार की पीठ अपने आप जनता थपथपा देती है। लेकिन अगर वो सरकार लगातार सेना के शौर्य को अपनी विफलता की ढाल बनाए और सेना के शौर्य का श्रेय लेना चाहे, तो हम उस पर आपत्ति जरूर करेंगे, क्योंकि आज सियासत का दिन नहीं है। ये भाई साहब जो मुझ पर सस्ती राजनीति करने का इल्जाम लगा रहे हैं, मैं फिर से वही बात कहती हूँ कि आज मिराज जो एचएएल ने बनाए हैं, उन्होंने बड़ी कार्रवाई की है भाई साहब। आप उस चीज को आप शाबाशी दीजिए। आप ये बोलिए कि हमारे देश की एक कंपनी ने ऐसे जहाज बनाए जिन्होंने जाकर पाकिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तान को फैसला लिया, वो भी तो बना था ना, मजबूर किया है। ये बोलिए। 20 सेकंड आराम से अमीश भाई, ये जनता बीजेपी की जनता नहीं है, ये भारत के निवासी हैं। और अभी आपने देखा इनका क्या नारा था, चौकीदार शेर है। इन सब का कहना था कि चौकीदार शेर है। इन सब ने कहा कि आज मोदी राफेल का मुद्दा अलग है, चौकीदार का मुद्दा अलग है। आज का मुद्दा नहीं, क्या बोला आपने? आपने क्या बोला? नहीं आपने नहीं, एक सेकंड, क्या बोला? इन्होंने कहा चौकीदार चोर, क्या बोला इन्होंने? क्या बोला? बोला इन्होंने?
इन्होंने इमरान खान की बढ़ाई करेंगे और चौकीदार चोर है बोलेंगे यहाँ पे। इन्होंने बोला चौकीदार चोर है, इनकी इतनी हिम्मत है। देखिए नहीं, ये कैसे बोल सकते हैं चौकीदार चोर है? ये कैसे बोल सकते हैं चौकीदार? ये कैसे बोले? बोलिए, जवाब दीजिए इनको। नहीं, ये बोल रहे हैं चौकीदार चोर है। बताइए, आज सुनिए ना, आज ये मौका है चौकीदार चोर होने का। आप बताइए, पहले माफी मंगवाइए। आप ये चौकीदार चोर है का दिन है, आप बोला जाएगा आज चौकीदार चोर है कहने के पहले नहीं। आप राफेल का मुद्दा उठाइए, आज का मुद्दा नहीं। देखिए, चौकीदार क्या है ये मसला अलग है, आज की बहस का मसला है नहीं। चौकीदार चोर है या नहीं है ये किसी और दिन बात करेंगे, आज मैं बात नहीं करना चाहती। मेरी हिम्मत को ललकारने वाले आपकी हिम्मत कैसे हुई? आपकी हिम्मत नाटक करने की कैसे हुई? बोलिए आज, बोलिए आज। प्रधानमंत्री को चोर कैसे बोला? माफी वायुसेना के लिए एक शब्द उन्होंने नहीं बोला। प्रधानमंत्री ये गद्दार लोग हैं, ये देश के ही नहीं है, पाकिस्तानी है, पैसा लेती है पाकिस्तान से। जी पाकिस्तान के नहीं, मैं भी पकड़ूंगी। ISI को रेड कारपेट वेलकम देकर पठानकोट में बुलाने वाले गद्दार नहीं है। बड़ा दिन है, ये मुझे धिक्कार कर रहे हैं। मैं कहती हूँ धिक्कार है उस प्रधानमंत्री पर जो पाकिस्तान के वजीर आजम को देश में बुलाता है अपनी शपथ में। बोलिए धिक्कार है, मानिए धिक्कार है। कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं चाहती हूँ कि ये डिबेट आज सेना के शौर्य पर हो, लेकिन आप इस तरीके से सैबोटेज करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग खत्म हो गई, लोगों को यहाँ पर बुला लेते हैं और पूरे डिबेट को आप डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये शर्मनाक है, मैं शर्मनाक मानती हूँ इसे, और आपके चैनल को भी, क्योंकि इसे कंट्रोल करना। मैडम, हम तो पूरा कंट्रोल कर रहे हैं मैडम, बिल्कुल हम कंट्रोल कर रहे हैं पूरी बातों को। एक सेकेंड सर, आप अपनी बात को रखिए। देखिए, आज का टाइम जो है ये पॉलिटिक्स का करने का नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। इससे जो है गलत संदेश जाएगा कि हम आपस में लड़ रहे हैं, और ये जनता है, पॉलिटिकल पार्टी से जनता बहुत ऊपर है। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्होंने ये एक बहुत ही अच्छा कार्य किया है, और उन्होंने पूरे संसार में एक स्ट्रेटजी अच्छे तरह से बना करके और ये काम को उन्होंने वो दिया है। उन्होंने कभी भी ये इस चीज को नहीं दर्शाया कि भाई कोई उसको हाइप करके नहीं बताया। आप उनके शब्द देखिए, जो मैं भी उनको काफी वॉच करता रहा हूं, बहुत ही बैलेंस तरीके से बात करते हैं, और कभी कुछ आज भी वो बिल्कुल कूल हैं। उनके अंदर ना हर्ष है, ना किसी चीज का कोई वो है, जाके मंदिर में पूजा की है, सब कुछ चीजें हैं। तो एक इंसान की जो पॉलिटिकल विल और जो उन्होंने करके दिखाया उस समय, इस तरह की आज राजनीति करना अच्छा नहीं है। जो हमने किया है वो करे धरे में पानी जाएगा। और उसके अलावा मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि हमको आगे इतने जोश के साथ में सतर्क भी रखना है कि कोई भी जो है, जो पाकिस्तान यहाँ पे अभी भी किसी टेररिस्ट को भेज करके और हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। उनके पास ऐसे लोग होंगे, स्लीपिंग यूनिट्स होंगी यहाँ पे, जो बांग्लादेश से आ सकते हैं, नेपाल से आ सकते हैं, और नहीं और तो वो जो है टेररिस्ट बम के साथ साथ में न्यूक्लियर वगैरह का इस्तेमाल भी उनके हाथों में किया जा सकता है। सर, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात रखी, और मैं बार बार आप लोगों को बार कह रहा हूं, जोश में होश मत खोइए। देखिए, इस समय एक बड़ी घटना हुई है और हमने एक बड़ी स्ट्राइक करी है, इसलिए होश में रहिए। और जिन लोगों को नेतागिरी झाड़नी है उनके लिए दूसरा मंच है, वहां पर जाइए। इसलिए किसी पैनलिस्ट के बीच में आप कुछ नहीं बोलेंगे, आप उनकी बात पे ताली बजाइए, अपना सवाल पूछिए, मैं आपको भरपूर मौका दे रहा हूं। और सेकेंडली, मैंने कुछ लोगों को सुना यहाँ पर बहुत खराब शब्दों का इस्तेमाल करते हुए, वो नहीं करना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस का प्रवक्ता बोले, चाहे वो बीजेपी का प्रवक्ता बोले। मैंने सुना, मैंने जिस व्यक्ति के लिए उस शब्द को सुना, मुझे नहीं लगता वो शब्द इस्तेमाल करना चाहिए था। मैं उसको ऑन एयर नहीं बोल रहा, इसलिए बोल रहा हूं। ओके, मैं एक कर्नल जानवीर, इस समय महत्वपूर्ण ये है जो बात मेजर जनरल साहब ने बोली। इस समय स्थिति को में जोश हम रखें अपना। वाकई भारत ने जो कुछ देखा था, जो कुछ हुआ, वो बहुत अप्रत्याशित था। 40 निहत्थे जवानों को आतंकी हमले में मार दिया गया, शहीद कर दिया गया। उसके बाद एक हमने अप्रत्याशित एयर स्ट्राइक्स करी हैं आज, जो कि आज सुबह तड़के 3:30 बजे हुई हैं। और प्रधानमंत्री ने अपना दिन भरा रूटीन वाला रखा है, जिसमें प्रधानमंत्री एक कार्यक्रम में जाते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री मेट्रो की सवारी करते हैं। लेकिन इस जोश के साथ होश बेहद जरूरी है। देखिए, जोश के साथ होश बेहद जरूरी है, और मैं 3 बिंदुओं पर बात करूंगा। सबसे पहले एक बात हुई कि क्या हम इजराइल के बराबर खड़े हो गए हैं, तो मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं, और हमें इजराइल के बराबर नहीं खड़ा होना चाहिए। इजराइल को हमसे सीख लेनी चाहिए। इजराइल जब हमला करता है तो उसमें निर्दोष भी मारे जाते हैं। हिंदुस्तान ने जब हमला किया है तो सिर्फ आतंकवादी मारे गए हैं। तो हमने मिसाल
इजराइल को दी है, ना कि हमें इजराइल से मिसाल लेनी है। एक दूसरी चीज जो है नेतृत्व की, सेना में शौर्य 1947 से लेके आज तक है। जब भी नेतृत्व ने मजबूती दिखाई है, शौर्य अपने आप झलका है। तो आज के इस एयर स्ट्राइक में हमें नेतृत्व की तारीफ करनी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और तीसरी बात, क्योंकि मैं इंडियन डिफेंस रिव्यू का एसोसिएट एडिटर हूं, हम लोग ये काफी चीजें लिखते करते पढ़ते हैं। रफाल के बारे में बोलूंगा, जो अधिकारी लोग इस पूरी प्रक्रिया में शामिल है वो हमको कई बताते हैं कि ये मेरे ख्याल से हिंदुस्तान की सबसे क्लीनेस्ट डिफेंस डील है। तो हमें इस चीज पे गर्व होना चाहिए। रागिनी 15 सेकंड, फिर 15 सेकंड संबित पात्रा, और मुझे लगा आप दोनों टाइम को मेंटेन करेंगे। 15 सेकंड। देखिए, मैं ये मानती हूँ कि पाकिस्तान को ये सबक सिखाना कि आतंकवाद पूरी तरीके से जड़ से खत्म हो जाए, उस प्रक्रिया में ये कहना चाहिए कि एक बहुत ही मजबूत कदम है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, और वो चाहे ओवर्ट और कोवर्ट स्लीपर सेल्स को खत्म करने की बात हो, या फिर वो बात हो कि हम किस तरीके से कूटनीतिक तरीके से और ज्यादा उसे आइसोलेट करें। तो संबित पात्रा जी से मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, उन्होंने अपने कूटनीतिक जो तरीके थे, तौर तरीके रहे सरकार के, उसकी तारीफ की। तो थोड़ी और डिप्लोमेसी दिखाते हुए चाइना पर भी ये दबाव बने कि मौलाना मसूद अजहर, जो पूरा जिसने षड्यंत्र रचा, उसे जल्द से जल्द इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित किया जाए। मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस हटाया गया है। मैं चाहती हूं कि साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया जो है, जिससे कि बहुत सारे टैक्स एग्जेम्पशन पाकिस्तान को मिलते हैं, उससे भी पाकिस्तान को हटाने का काम किया जाए। और इंडस वाटर ट्रीटी, उरी की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जो ये कहा गया था ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, उसमें केवल छोटे मोटे ढकोसले ना दिखाए जाएं। पर एक्शन तो सरकार ने लिया है। हाँ, उसको और कैसे सुधार सकते हैं। हम अपने हिस्से का 100% पानी में से 95% इस्तेमाल करते हैं। 5% डाइवर्ट करने से उतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस ट्रीटी को जो लगातार रिव्यू करने की बात की है, उसे करने का समय शायद आ गया है। जी, संबित पात्रा। नहीं, मैं आश्वासित करता हूं रागिनी जी को कि जो विगत 70 साल में नहीं हो पाया, वो 5 साल में हम कर देंगे। मैं आश्वासित करता हूं। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, सुन लीजिए। हो गया, एक सेकंड। आपके बीच में नहीं बोल रहा था मैडम, थोड़ा कर्टसी दिखाइए। ये विगत 70 साल में करके दिखाया था कांग्रेस ने। तो मैंने उनको आश्वासित किया है कि हम सब करेंगे। देखिए, आज मेरे और इनकी लड़ाई के दिन नहीं। मुझे बहुत तकलीफ हुई जब इस मंच से आज के दिन में, जब देखिए प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं, फॉर गॉड सेक वो इंडिया के प्रधानमंत्री। वर्ल्ड इज हेलिंग इंडिया टुडे। आज इंडिया को वर्ल्ड देख रहा है। वैसे में अगर कांग्रेस के प्रवक्ता यहां आकर चौकीदार चोर है कहते हैं, तो मैं नहीं सुनने वाला हूं। आप कान खोल के सुन लीजिए। मैं नहीं सुनिए, मेरा टाइम नहीं हुआ, मैं नहीं सुनने वाला। और सुन लीजिए, देखिए आप इनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये देश की जनता है, ये देश की। मैं डेकोरम बनाने की कोशिश करूंगा, किसी को रोकने की कोशिश नहीं करूंगा। आप नहीं, मैं सबकी आवाज को नहीं, बिल्कुल, ये देश की जनता है। आज देश की जनता ने बहुत सालों के बाद एक एक्शन देखा है। प्लीज इनके मुंह को बंद मत करिए, इनके मुंह को बंद मत करिए। ये भारत माता के लिए ही तो नारे लगा रहे हैं। नहीं, मैं ओके रागिनी, आपका अच्छा, सुन लीजिए, बात तो सुन लीजिए। देखिए, मैं भी संबित पात्रा जी को आश्वस्त करती हूं कि पाकिस्तान के खिलाफ हल्ला बोलने के लिए कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार के साथ कंधे से कंधा, कदम से कदम और आवाज से आवाज मिलाकर चलेगी। राहुल गांधी जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आत्मा छलनी हुई है, मुंह तोड़ जवाब दीजिए। मैं समझती हूँ उस मुंह तोड़ जवाब की शुरुआत हो गई है। मैं मानती हूँ आपकी बात। प्रियंका गांधी जी ने तो यहाँ तक अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस खारिज भी की थी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने लगातार ये उदाहरण दिए हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं। पर अगर आप राफेल डील को बीच में लाएंगे तो राफेल डील पर आपको जवाब सुनना पड़ेगा, चाहे आप कितने ही आपके अपने कान बंद करना की कोशिश करें या मेरी जुबान बंद करने की कोशिश करें। ठीक है, ओके, एक सेकंड। देखिए, मेरा निवेदन है, आप लोग नारेबाजी नहीं करें। ये डिबेट जो है, जिसमें तमाम नेता अपनी बात रख रहे हैं, एक्सपर्ट्स अपनी बात रख रहे हैं। ये आर्मी के जनरल्स को कोई मतलब नहीं है किसी पार्टी से। इंदिरा गांधी की सरकार रही हो, नरेंद्र मोदी की सरकार रही हो, इन्होंने गन को फायर करा है, इनके ताबूत वापस आए हैं। तो कम से कम उन ताबूतों का सम्मान रखिए आप लोग, संबित पात्रा।
देखिए, मुझे तो आश्चर्य इस बात का है कि राजनीति का स्तर यहां तक नीचे चला गया है कि इस डिबेट में प्रियंका गांधी जी तक को धन्यवाद दिया जा सकता है, मगर मोदी जी को धन्यवाद देने में कुंठा होती है। कोई बात नहीं, हमें कोई क्रेडिट चाहिए भी नहीं, देश देख रहा है। उन्होंने बोला सरकार के साथ खड़े हैं हम लोग। सरकार, उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दिया, इसलिए श्रेय उनका है। अच्छी लेने के लिए क्यों कार्रवाई होती है क्या? मैं इमरान खान नहीं हूँ, भारत हूँ। आप इमरान खान पे चिल्लाते हैं, नहीं हम पे चिल्लाते हैं। जिम्मेदारी नहीं चाहिए। ये इमरान खान से बड़े प्यार से गले मिलते हैं और हम पे चिल्लाते हैं। बताइए, कमाल की बात है, बड़ी बात है। मीठा मीठा गप गप, ऐसा नहीं होता है संबित पात्रा जी। मैं राहुल गांधी जी को श्रेय दे दूं, खुश हो जाएंगी तो बताइए। राहुल मैं राहुल जी को श्रेय दे रहा हूँ। राहुल जी ने अटैक किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल जी ने अटैक किया है, बहुत धन्यवाद राहुल जी को। प्रियंका गांधी भी अटैक कर रही थी, उनको भी धन्यवाद। मैं अब बहुत खुश हूँ। प्रियंका जी खुश हो गई ना राहुल जी और प्रियंका जी के नाम से। नहीं, इनको बुलवाइए और अच्छा है, बुलवाइए, थोड़ा ज्यादा बुलवाइए। देखिए, मुझे लगता है इतनी गंभीर चर्चा को कॉमेडी सर्कस बनाने का काम जो संबित पात्रा कर रहे हैं वो बहुत ही दयनीय है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं फिर से दोहराऊंगी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस का हर नेता, पूरी कांग्रेस आपके साथ खड़ी है, पर सियासत मत करिए, लाशों पर सियासत मत करिए। अमित शाह जी ने आज रैली में वोट मांगने का काम किया है कि नहीं किया? आप एक तरफ कहते हैं कि सियासत नहीं होनी चाहिए और दूसरी तरफ वही करते हैं, ऐसा मत करिए। राहुल गांधी भी 38 में वोट मांग रहे थे। देखिए, इनको करने दीजिए, उनकी ये सियासी मुद्दा है? कोई सियासी मुद्दा नहीं है, इनको करने दीजिए। देखिए, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इन्हीं के ऊपर ना सर्जिकल स्ट्राइक हो गया हो। इनको देख के तो ऐसा ही लग रहा है पाकिस्तान वहाँ पाकिस्तान उछल रहा है, यहाँ ये उछल रहे हैं, हम तो शांति से खड़े हैं। अच्छा, देखिए, ये समय जो कोई पॉलिटिक्स करने का नहीं है और बिल्कुल इसमें नहीं होनी चाहिए पॉलिटिक्स। अभी एक बात मैं और कहूँगा, अपने जो यहाँ पे हमारे पॉलिटिकल पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, जो लोग हैं, कि वो कुछ भी कहें, जनता अपने आप समझ लेती है, उनको कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। सबको इस चीज़ का पता है, सब समझते हैं क्या हो रहा है। और ये जो है, इस समय हम अगर इस तरह की बातें कहेंगे, मीडिया में वहाँ जाएंगी, इसको और फ्लेयर अप किया जाएगा। सही कह रहे हैं आप। पाकिस्तान फ्लेयर अप करेगा और वो इसको फूट डालने की कोशिश करेगा। तो इसलिए इस समय पॉलिटिक्स स्टेटमेंट तो होने ही नहीं चाहिए। बात आप कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं। जनता जनार्दन काफी देर से इंतजार कर रही है। दानवीर साहब, मैं आपके पास आऊंगा सर, देखिए 20 सेकंड के अंदर। जी हाँ, देखिए, ये मौका ये नहीं है। बड़ी खेद की बात है कि यहाँ भी तमाशा बनाया जा रहा है इस पूरे इतने महत्वपूर्ण मौके पे। सच का, जब इस देश ने इतना कुछ हो रहा है, यहाँ हम तमाशा बना रहे हैं उसका। इतना जोश है जनता जनार्दन में, वो दिखाइए आप कहीं जोश कंस्ट्रक्टिवली। नहीं, बिल्कुल। देखिए आपकी बात, आप बताइए क्या सवाल है? भाई साहब, पहले तो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता धन्यवाद देता हूं कि इस बार इन्होंने इस सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत नहीं मांगा, नहीं तो पीछे सबूत भी मांगे थे। दूसरी बात ये कि 2004 से लेकर 2014 तक पूरे राफेल डील को रोक के रखा इन्होंने। ठीक है, राफेल पर बात है, आपने अपनी बात को रख लिया, ठीक है। हम ये पॉलिटिक्स न करें। 13वीं के पहले ये आर्मी के द्वारा उन शहीदों के श्रद्धांजलि है ये। आप बताइए। जब तक अंबानी जी इनको पानी पिलाते रहे तब तक तो पीते रहे। ठीक है, मैं आपके पास आता हूँ। कर्नल दानवीर, बोलिए आप अपनी बात। देखिए, मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि मेरी खुद की जो पलटन है अभी लाइन ऑफ कंट्रोल पे है और वहां पे से एक मैसेज आया। मैसेज ये आया कि सवेरे 4 बजे जब हमारे ऊपर से जेट विमान गए तो हम सब का सीना 56 इंच का हो गया। ये मैसेज मेरे को आया और मेरे को पढ़ के बड़ा गर्व महसूस हुआ कि हमारा सैनिक किस प्रकार से देश की भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ। आपकी पलटन से आपको मैसेज आया? ये मेरी कौन सी पलटन है आपकी? मैं 9 सिखलाई से बिलोंग करता हूं। मेरी पलटन से मैसेज आया और ये एक जवान का मैसेज था। ये एक जवान ने मैसेज भेजा था मेरे को। जी। क्या आप लोगों के सवाल लूंगा मैं, आप तमाम लोगों के सवाल लूंगा। वहाँ पीछे साहब खड़े, आपको कुछ कहना चाहते हैं? कुछ कहना चाहते हैं आप? मैं आपके पास आऊंगा। पब्लिक कुछ कहना चाहती है। मैं दोबारा पूछता हूँ, इस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद कैसा जोश है आपका? ये जोश है जनता जनार्दन का, और इसीलिए आज और बार स्टूडियो के बाहर निकल गया है और सवाल बड़े सारे पूछना चाह रही हैं। आप काफी देर से कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। मैं
पहले तो सरकार को और हमारे जवानों को धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं ये मांग करता हूं कि हमने अभी केवल आतंकी कैंप डिस्ट्रॉय किया है, मगर जो उनका चीफ है मौलाना मसूद अजहर, उसको 3 लेवल सिक्योरिटी में रखा है पाकिस्तान ने। हम चाहते हैं कि सरकार टाइम ले और उसको उसके बिल से निकाल के लाए और बाकी सारे जो आतंकी सरगना है उन सबको लेके आए, तभी हम मानेंगे कि हमारे सारे जो शहीद हैं उनकी आत्माओं को शांति मिले। अच्छा पॉइंट है आपका, लेकिन एक पॉइंट ये है कि जब अमेरिका ओसामा बिन लादेन को घर में घुस के मार सकता है, पाकिस्तान के अंदर एबटाबाद से उठा सकता है, मार सकता है, तो हम जैशे मोहम्मद चीफ को कब ला सकते हैं? जैशे मोहम्मद के चीफ को मार सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप भाव समझिए, हिंदुस्तान ने नॉन मिलिट्री स्ट्राइक करी है जिसमें सिविलियंस की और मिलिट्री पर्सनल की कोई कैजुअलिटी ना हो, इसको ध्यान में रखा है। अगर मसूद अजहर को टारगेट किया जाएगा तो जहां भी कहीं वो रखा हुआ है, जहां पे उसको, वहां पे सिविलियंस भी कैजुअलिटी होंगे और फौजी भी कैजुअलिटी होंगे। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। अगर पाकिस्तान ने जैसे पहली गलती करी, अगर इस एयर स्ट्राइक का जवाब दिया तो वो दूसरी और बड़ी भयानक गलती होगी और उसके बाद में फिर मिलिट्री स्ट्राइक्स होंगे, तो शायद जो आप सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब मिल जाएगा। ठीक है सर, एक पॉइंट जो कि मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक पॉइंट है कि हम आखिरकार, जो उन सज्जन ने पॉइंट उठाया, जैसे अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को हिट करा, हम जैशे मोहम्मद चीफ को हिट फिलहाल नहीं कर सकते? मसूद अजहर को हमने बड़ा कैंप को तबाह कर दिया है। देखिए, उससे वो सावधान हो गए हैं, उन्होंने पहले एबटाबाद में रखा हुआ था अलग से। अब क्या होगा, इनकी टैक्टिक्स जैसे पहले इन्होंने मिलिट्री हॉस्पिटल में कर दिया था, अभी किसी सिविलियन जगह में छुपा देंगे इसको ये, और छुपाने के बाद में जो कर्नल साहब ने कहा वो ठीक कहा कि उसमें चांसेस हैं, बहुत सारी कैजुअलिटी होंगी, और ये वो जो उनकी स्थिति को बदलते जा रहे हैं, क्योंकि अब वो चकन्ने हो गए हैं। वो जो एबटाबाद में उसके लिए हुआ था, अलकायदा के लिए अटैक, उस समय वो एक सडन अटैक हुआ था, जैसे कि आज हुआ है। अगला सवाल मैं आपको बताऊंगा, आ रहा हूं आपके पास। अगला सवाल एक सेकंड जी मैं कांग्रेस प्रवक्ता से एक चीज कहना चाहता हूं। यहाँ पर मैं यूट्यूब पर पाकिस्तान न्यूज चैनल्स की बहुत सारी क्लिप देखता हूं। वहां पर एक चीज देखिए, चाहे विपक्ष हो चाहे सरकार हो, वो कभी जब देश की बात आती है कभी एक दूसरे का विरोध नहीं करते, लेकिन हमारे देश में मैंने कई बार देखा है, और खासतौर से कांग्रेस को कभी सरकार का साथ नहीं देती है जब देश की बात होती है। ठीक है, रागनी जवाब। देखिए, मुझे लगता है ये भाई जो यहाँ पर बैठे हैं इन्होंने बहुत सही सवाल पूछा। बालाकोट और अबोटाबाद जहाँ से ओसामा बिन लादेन को पकड़ा गया था, उसमें दूरी ज्यादा नहीं है। 2 तरीके हो सकते हैं, आपने सही बात कही। ये या तो ये हो सकता है कि भारतीय सेना भी अंदर जाए, घुसे, मारे, पकड़ ले, लेकिन आज मुझे लगता है कि जो मिसाल भारतीय वायुसेना ने दी है वो बिल्कुल अलग किस्म की मिसाल है कि हम कोई सिविलियन कैजुअलिटी नहीं चाहते, हम किसी तरीके से पाकिस्तान के बेगुनाह नागरिकों को कोई नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते। और दूसरा तरीका जो मैंने पहले ही अपने कमेंट में कहा था, वो है कूटनीतिक तरीके से घेरना, कि ये दबाव डलवाना इंटरनेशनल कम्युनिटी पे, क्योंकि अमित शाह जी ने भी कहा था कि युद्ध का विकल्प युद्ध ही नहीं होता, कूटनीति होती है। तो कूटनीतिक तरीके से आप दबाव डलवाएं और मौलाना मसूद अजहर को इंटरनेशनल टेररिस्ट कहलवाएं, और इसके लिए कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार से पे दबाव भी डालती रही है और आगे भी बोलती रहेगी। सरकार और हम जब भी अमेरिका में जब 9/11 होता है तो डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन एक साथ आ जाते हैं, यहाँ पर होता है तो हम प्रूफ मांगते हैं। संजय निरुपम ने प्रूफ मांगा था सर्जिकल स्ट्राइक के बाद। देखिए, जब ये प्रूफ मांगने की बात हुई या संजय निरुपम जी ने जो कहा, कांग्रेस पार्टी ने उसको खारिज किया और ये कहा कि हम सर्जिकल स्ट्राइक के साथ हैं। 26/11 जब हुआ तो नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वो वेन्यू पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने लाल रंग के खून से सने हुए इश्तेहार निकाले थे। तो अगर आप इतिहास देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सियासत करने वाले ऐसे मसलों पर कौन लोग हैं। पर अंत में मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ कि साथ खड़े रहना इस वक्त बहुत जरूरी है। जो सेना ने कार्रवाई की है, कांग्रेस पार्टी उसको सलाम करती है, उसको नमन करती है। और मैं ये भी कहना चाहती हूं कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। हाँ, मैं जो रागनी जी ने बोला कि डिप्लोमेसी एक बहुत अहम रोल अदा करती है, तो मैं ये फौजी के तौर पे मैं बोल रहा हूँ कि फौज में ये मानना है कि जो मिलिट्री एक्शन होता है ये स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ डिप्लोमेसी होता है। ये अल्टीमेट टूल होता है डिप्लोमेसी का, और इस डिप्लोमेसी के बाद में
अच्छे अच्छे लोगों के घुटने टिक जाते हैं। जी जी, आप मैं एक सेकंड में सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो सब कह रहे हैं कि मसूद अजहर को पकड़ के लाइए और उनको कब मारेंगे, हर एक चीज अपने टाइम पे की जाती है। ओसामा बिन लादेन को भी कोई 10 साल लगे थे उनको ढूंढ के और फिर निकाला, तो सब होगा अपने टाइम पे होगा। जी, अब हमने मैसेज भेज दिया है, हमने संदेश दे दिया है कि हम करके दिखाएंगे। और जो भी करना चाहिए वो करेंगे, जो भी करना चाहिए वो करेंगे। देखिए, इस समय महत्वपूर्ण ये है कि हमारा देश एक साथ हो। मैं बार बार एक लाइन को बोल रहा हूं कि आप लोगों को जोश के साथ होश भी रखने हैं। मेजर जनरल भी मेरे साथ है, पवन खेड़ा भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक भी है। इस समय ये देश एक है, मैसेज ये जाना चाहिए। आज पाकिस्तान की संसद में नारे लगे हैं शेम शेम, तो हमें लगता है आज हमें एक ही नारा लगाना चाहिए, जय हिंद और जय हिंद की सेना, इसके अलावा कोई नहीं। आज नेता की जय नहीं, आज हिंद की सेना की जय होनी चाहिए, आज इनकी जय होनी चाहिए, आज एयरफोर्स के उन पायलट्स की जय होनी चाहिए जिन्होंने इतिहास रचा है, अपनी गाइडेड मिसाइल के साथ टारगेट पे अटैक करा है। ओके, मैं दानवीर साहब क्विकली 10 सेकंड के अंदर आप अपनी बात को रखिए, 10 सेकंड के अंदर, आखिरी दौर है। देखिए, मैं इस बात को फिर से दोहराऊंगा कि ये मौका जो है छाती पीट के बहुत ज्यादा खुशी और जश्न मनाने का नहीं है। ये समय है अपने आप को मजबूत रखने का, अलर्ट रखने का, और हल्की सी भी अगर पाकिस्तान चूक करता है उसको मुंह तोड़ जवाब देने का। और इसी चीज के साथ मैं अपना आज का ये कमेंट यहाँ पे खत्म करूंगा। जी, पवन खेड़ा मेरे साथ जुड़ गए। पवन खेड़ा साहब, एक माहौल बना था देश के अंदर जब पुलवामा हुआ था, जब 40 जवानों की शहादत हुई थी। मूड ये बना था कि वाकई आतंक का जवाब हमें जबरदस्त तरीके से देना चाहिए। क्या आपको लगता है वो जवाब दिया गया है? पहले तो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जब सेना बोलती है, नेताओं को नहीं बोलना चाहिए, इधर हो या उधर हो, सब नेताओं को आज चुप होना चाहिए, क्योंकि आज सेना बोल रही है और पाकिस्तान सुन रहा है। बताइए, नेताओं को बोलना चाहिए क्या? आज सिर्फ सेना के बोलने का वक्त है, और सेना ने क्या जबरदस्त जवाब दिया है पाकिस्तान को। पाकिस्तान याद रखेगा आज की तारीख। और जी हां, जवाब दिया गया है। एक और आतंकी कार्रवाई बताया जाता है कि करने की तैयारी में थे, अब दिखाएं। अब तो खत्म हो गए, अब क्या दिखाएंगे? वो कैंप जिसके अंदर कई आतंकी तैयार हो रहे थे, और जब भी कर्नल दानवीर ने बोला सिर्फ जैशे मोहम्मद के लिए, वहां पर लश्कर तैयबा से लेके अलकायदा के आतंकी तैयार हो रहे थे, उनको निस्तेनाबूद कर दिया गया है। तो सेल्फ डिफेंस में भारत ने ये कार्रवाई करी है और सिविलियंस को नुकसान नहीं पहुंचाया है। लेकिन एक बड़ी इनसाइड रिपोर्ट आपको हम दिखा रहे हैं कि ये कार्रवाई हुई कैसे, कौन सी तारीख को तय हुआ कि कार्रवाई होगी, कब नरेंद्र मोदी ने फैसला लिया कि कार्रवाई करी जाएगी। आज वो तमाम बातें हम आपको दिखा रहे हैं।